वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि घर कैसा बनाना है। चलिए यार, घर एक अच्छा सा घर बनाते हैं। इसमें यहाँ पर ड्राइंग रूम होना चाहिए, ये बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पर बालकनी होनी चाहिए और एक तरीके से पूरा बिल्कुल आप लोगों के हिसाब से पूरा एक घर आप लोग तैयार करते हैं। तो ये जो घर होता है इसको बोलते हैं आप लोग सपनों का घर। पर लेकिन अगर सोचिए आप लोगों के पास में ऑप्शन हो कि आप लोगों को बच्चा कैसा पैदा करना है, कि उसके बाल इस पर होने चाहिए, नाक इस पर होनी चाहिए, आंखें इस पर होनी चाहिए। सुना भी होगा आप लोगों ने, जब बच्चा पैदा होता है घर में कई बार आप लोगों ने बात सुनी होगी कि आंखें ना बिल्कुल मापे गई हैं इस तरीके से, इसके ये वाला फेस ना, इसका ये पर्टिकुलर पोर्शन है ना, ये इसके पापा पे गया, ये दादा पे गया, ये नाना पे, ये नानी पे। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई बार ये चीजें सुनी होंगी। तो ये जो चीजें हैं अब तक आप लोगों ने सुनी है, पर लेकिन अब फिलहाल ऐसी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं अगर इसको अलाउ कर दिया जाए तो। अच्छा, आप लोगों को अगर ऑप्शन दूं मैं आज की डेट में कि आप लोगों के पास में एक ऑप्शन है कि आप लोग अपने बच्चे को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे ऐसे नहीं होते कि एक कोई आप लोगों को कपड़ा बनाना है, ठीक है, 30 कलर का कपड़ा बनाना है, ठीक है, ये कॉलर होने चाहिए, ऐसी इस तरीके के इसमें बटन होने चाहिए, ऐसी नीचे पैंट होनी चाहिए। तो पूरा आप लोगों के पास में ऑप्शन होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग डिसाइड कर पाए कि बेबी आप लोग कैसा होना चाहिए, उसका आईक्यू लेवल जो होना चाहिए एकदम इलोन मस्क वाला होना चाहिए ठीक है, हाइट किसी और पर्सनैलिटी का नाम ले लीजिए, आंखें बाल किसी और का ले लीजिए, तो क्या आप लोग इसको पसंद करेंगे? तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इंसान को नेचर के बिल्कुल खिलाफ ले जाके रख देंगी। तो इसी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग मैं आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। ये है बेसिकली जीन एडिटिंग या फिर जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अब की बार जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो भी इससे कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगा। और आगे बढ़ने से पहले ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है। यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये इसी टॉपिक के ऊपर है और पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो इसका मतलब ये कि पहले भी ये न्यूज में था। जी हाँ, ऑलरेडी पहले भी ये न्यूज में था। अभी जो नोबेल प्राइज मिला है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को बोला मैंने कि एक सीधी लाइन आप लोग खींचनी है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत उसको टेढ़ी करके खींच दिया, ठीक है, तो एक नोबेल प्राइज तो उसके लिए मिल गया। फिर दूसरा पर्सन आया, उसने बिल्कुल इसको एकदम सीधी खींच दिया, ठीक है, तो इसको एक नोबेल प्राइज मिल गया। यानी पहले भी जीन कटिंग टेक्नोलॉजी थी पर वो इतनी शार्प नहीं थी जितनी शार्प फिलहाल अभी ये बनाई गई है लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो अभी ये जो फिलहाल जो अभी नोबेल प्राइज दिया गया 2019 में इस पर्टिकुलर फील्ड में, ये इसके लिए दिया गया कि इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा शार्प और ज्यादा एक्यूरेट बना दिया है, जिसके लिए प्राइज इनको दिया गया है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कास9 प्रोटीन जो है यहाँ पर, ये कई बार न्यूज में देखने को मिलता है। तो इसमें आप लोगों के सामने ऑप्शन है कौन सा सही है यहाँ पर, ठीक है। पहला बोला गया कि ए मोलिकुलर सीजर जो यूज की जाती है टारगेट करने के लिए जीन एडिटिंग के लिए। दूसरा बोला गया बायोसेंसर यूज किए जाते हैं एक्यूरेट जो डिटेंशन है ऑफ पैथोजन इन द पेशेंट। तीसरा बोला गया कि जो जीन है ये प्लांट्स पेट्स जो रेजिस्टेंस होता है उसके लिए यूज किए जाते हैं। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है हर्बिसाइडल जो सब्सटेंस जो सिंथेसाइज करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है उनमें, जिनको आप लोग नॉर्मली जीएन क्रॉप बोलते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ए बी सी एफ डी? तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर जब मैं ये आर्टिकल डिस्कस करूंगा तब इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ओके, तो आइए थोड़ा सा अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है वोल्गा रिवर जाकर मैप में नहीं हारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है और इसी के साथ में कई सारी चीजें आप लोगों को 12 तारीख से देखने को मिलेगी, क्योंकि तब तक कई सारे बच्चे जो हैं वो अगर किसी ने थोड़ा गैप लिया है वो भी, और इसी के साथ में वो बच्चे जो कि आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से जो जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेंस लिखना चाहते हैं, तो सबके पॉइंट ऑफ से यहाँ पर चीजें सारी स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा गैप भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आंसर राइटिंग वगैरह सब चीजें अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काफी बड़ी एक दुख खबरी आप लोग बोल सकते हैं, रामविलास पासवान जी जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी हमारी कंट्री में, मिस्टर, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इनको दलित जो मूवमेंट हमारी कंट्री में चलाया उसके लीडर, काफी बड़े लीडर आप लोग बोल सकते हैं, और कई सारी मिनिस्ट्री इनके अंडर में रही, ठीक है, 6 टाइम एमपी आप लोग बोल सकते हैं मिनिस्टर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। ओके, आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम पर। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए, एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी, और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1,17,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो यहाँ पर आप लोग पार्ट बनिएगा। कई सारे फेक चैनल भी हैं, वहां पर पार्ट मत बनिएगा, फिर वो कुछ भी बेचते हैं वहां पर जाकर, तो फिर आप लोगों को लगता है कि ये काम मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग अवेयर रहिए। मैं कोई भी चीज यहाँ पर पेड नहीं करता हूं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बेच रहा हूं।
तो इसलिए कोई भी अगर ऐसा कुछ करता है तो ये थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहना है उसके लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहेंगे तो इन चीजों से बच पाएंगे। अगर इस चैनल की पीडीएफ भी या फिर कोई भी लेक्चर आप लोग कोई भी बेच रहा है तो वो उसके लिए आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आप लोग ये बातें बता सकते हैं। एक एक आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो डिटेल में मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने वाला हूं, तो जानेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नीचे वाला आर्टिकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं। यहाँ पर कैग के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर कंपेयर भी करूंगा हमारी कंट्री का जो कैग है उसके साथ में यूके का कैग जो है उसमें क्या पावर है। तो ये आप लोगों को अगर क्रिटिकल क्रिटिसिज्म करना है, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहां पर आप लोग ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, काफी अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये साइड वाला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बेसिकली बात की जा रही है हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी कंट्री आफ्टर चाइना। तो क्या हमारी कंट्री आज के डेट में खुद का प्ले स्टोर नहीं रख सकती है? क्या हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी? तो उसी के बारे में है यहाँ पर। तो आर्टिकल के ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे। ये है डेटा, ये है आज का कार्टून, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। फ्राइडे को यहाँ पर ये नोट आता है, हमारे काम का नहीं होता है, बेसिकली जर्नलिस्ट अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जो है बिल्कुल, कई बार इनको कंपेयर किया जाता है मोदी जी के साथ में। कई बार मोदी जी क्या करते हैं, बातों ही बातों में बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, पर लेकिन रियलिटी में जब चेक किया जाता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी उसी बात पर यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कई सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि उनको एक तरीके से होने की इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए। तो ये हरकतें इलेक्शन में हर एक पॉलिटिशियन करता है। हमारी कंट्री में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई भी पॉलिटिशियन है यहाँ पर वो सारी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। 2014 के इलेक्शन की मुझे याद आ रही है, जब यहां पर रिजर्वेशन की बात की जा रही थी तो ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये ओबीसी को नहीं, सॉरी, जो जाट कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन दिया गया था। और कई सारी और राज्य में यहां पर इसकी लहर दौड़ने लगी कि सब जो भी रिजर्वेशन मांग रहे थे उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो इलेक्शन के टाइम पर ऐसी हरकतें हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। यहां पर कांग्रेस के द्वारा किया जाता है नॉर्मली, अभी जो यहां पर आज के में पावर में है ये भी ऐसी हरकतें कई बार करते हैं। और यहां पर यही हरकतें अलग अलग कंट्री में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ अलग ही लेवल की हरकतें की गई। इनके द्वारा बोला गया कि अक्टूबर के महीने में, यानी कि 3 नवंबर को यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं यूएसए के अंदर में। तो अक्टूबर के महीने में यहां पर कोविड-19 की दवाई आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन से पहले मैं आप लोगों को कोविड-19 की दवाई लाकर दे दूंगा। पर लेकिन जो भी इनके यहां पर अगर बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको FAO आप लोग बोलते हैं, या फिर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये सारी जो न्यूज है इनको एक साइड दरकिनार करते हुए साफ साफ बोल दिया है कि हमारे पास में अभी ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। अभी 3rd फेज ट्रायल चल रही है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल मानी जाती है। ह्यूमन के ऊपर जो ट्रायल होती है वो कंप्लीट होने के बाद में डेटा आएगा। और एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि ये सारी चीजें नवंबर एंड या फिर दिसंबर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो भी बहकाकर लोगों को वोट लेने की कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर से क्लैरिटी यहां पर अभी देखने को मिली। तो इसके बारे में बात की जा रही है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से जो केस है यहां पर ये फिर से बात कर रहा है हाथरस, जो केस अभी आप लोगों को देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, जो कि काफी एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी है सोसाइटी में जिनको थोड़ा सा हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए कम से कम, कि हाँ अगर कोई बच्ची है, अगर कोई महिला इस तरीके से और ऐसी प्रताड़ना यहां पर झेलनी पड़ती है तो इंसान के अंदर खौफ होना चाहिए कि उसकी क्या सजा होगी, ताकि ऐसी कोई भी हरकत कोई भी करता हुआ नजर न आए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान है दुनिया में जो कि ऐसी प्रॉब्लम झेलते हैं और फिर आवाज भी नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इज्जत बेइज्जती वाली फिर बात आ जाती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि कम से कम इन चीजों को एक स्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर चलना चाहिए और कम से कम फीमेल की सिक्योरिटी के बारे में भी हम लोग को कुछ करना चाहिए। ओके, कार्टून है आप लोगों के सामने, देखिएगा ये कार्टून क्या बातें यहां पर कर रहा है। 40 से 50 शब्द में आप लोग यहां पर इस कार्टून के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहां पर एक पत्ती बनी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। इसके चलते आप लोग थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे किस पर्टिकुलर राज्य के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसको थोड़ा सा बताइएगा आप लोग इससे क्या समझते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। आइए अब आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल से पहले आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। आंसर जो है इसका आंसर है यहां पर ए, यानी कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो यहां पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अभी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार न्यूज में है यहाँ पर, इसका मतलब ये कि पहले भी न्यूज में रह चुका है जबकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। चाइना के अंदर यहाँ पर एक मैन्युफैक्चर्ड बेबी बनाया गया था, यानी कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू एक बच्चा पैदा किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा होना चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें इंसान जो है वो डिसाइड कर सकता है। तो इसको मैन्युफैक्चर्ड बेबी बोला गया। तो ये मैन्युफैक्चर्ड बेबी अगर सोसाइटी में आते हैं तो आप लोग ये समझिए
कि एक नेचुरल प्रोसीजर है जो बच्चा पैदा करने का, एक तरीके से वो अगर हैम्पर हो गया तो इंसानों का जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल अलग ही नेचर का यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आज के डेट में आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चे को उसी लेवल का आईक्यू दिया जाएगा एक तरीके से, ताकि बच्चा जो है तुरंत जाकर, जो रजनीकांत का रोबोट नहीं है चिट्टी, तो बच्चे में और एक तरीके से मशीन में कोई डिफरेंस नजर आप लोगों को नहीं आएगा। फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्या होता है बेसिकली आप लोग समझिए, जीन होता क्या है। अगर जीन के बारे में बात करें तो ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए भी आप लोग बोलते हैं। वो नहीं बोलते हैं कि अपने पापा पे है डीएनए, एक तरीके से डीएनए चेक करा लो अगर कोई बच्चा है कि हाँ ये आप लोग एनडी तिवारी का केस याद आ रहा है, शायद पॉलिटिशियन जो एनडी तिवारी का केस आप लोगों ने देखा होगा, तो उनका कोई और भी बच्चा था उनकी फैमिली के अलावा, ठीक है। तो वो जो केस चला था तो वहां पर ये यहां पर डीएनए चेक किया गया उसका बच्चे का, तो बाद में देखने को मिला, स्टार्टिंग में तो बोला गया कि ये मेरा बेटा नहीं है, फलाना ढिमकाना, पॉलिटिकल कैरियर जो भी सब चीजों को देखते हैं, पर बाद में पता चला कि वो एनडी तिवारी का ही बेटा था, ठीक है। तो वो जो केस सामने निकल कर आया था तो उससे कई सारी चीजें यहां पर क्लियर होती नजर आती हैं कि किस तरीके से जो पेरेंट्स है उसका जो डीएनए होता है वो बच्चे में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आगे चलकर भी ये चेक किया जा सकता है कि ये बच्चा पर्टिकुलर पर्सन का है या नहीं है। कई बार कई सारे केसेस भी इसकी हेल्प से सोल्व किए जाते हैं। तो यहां पर जो जीन होता है ये यहां पर बेसिकली जो देखने को मिलता है, पेरेंट्स के जो एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों में आप लोगों को नजर आएंगे, और ये बायो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, बायो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है इंडिविजुअल की, और इसी के साथ में हाइट, स्किन, हेयर कलर, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन यहां पर जो इंटेलिजेंस और उसकी आईसाइट्स वगैरह, ये भी आप लोग यहां पर कौन कौन से डिजीज लग सकते हैं। कई बार पेरेंट्स को डिजीज होती है, इनकी बीमारियां होती हैं और बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है वो, तो ये भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर पेरेंट्स सही है तो बच्चे भी आप लोगों को हष्टपुष्ट नजर आएंगे। अगर पेरेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है तो बच्चे के अंदर भी प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एक और न्यूज अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, राज्य मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वहां पर कई सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, और जब बच्चों को जन्म देने के बाद में उनको बच्चों को मां का दूध पिलाया गया, तो मां जो थी वो कोविड-19 से इंफेक्टेड थी, पर लेकिन बच्चे जो है काफी कम मात्रा में कोविड-19 से इंफेक्टेड पाए गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो दूध उनको मां का पिलाया जा रहा है, यानी कि जो एक तरीके से बोला जाता है कि 6 महीने तक मां का ही दूध पिलाना चाहिए, तो वो जो दूध होता है उसमें काफी अच्छी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, और उसको बच्चे के लिए एक फुल डाइट यानी कि कंप्लीट फूड माना जाता है। तो ये भी यहां पर देखने को मिलता है कि एक तरीके से अगर प्रॉपर वे में अगर बच्चे को जो एक तरीके से दूध पिलाया जाता है इस तरीके से, तो कई सारी बीमारियां उससे दूर रहती हैं। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे लगी। तो ये एक अच्छी चीजें हैं इस तरीके से। तो यहां पर जो बात की जा रही है सारी चीजें आप लोगों को पेरेंट्स के यहां पर देखने को मिलती है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं जो फीचर्स हैं ह्यूमन के आने वाले टाइम में, जैसे कि अभी चाइना के अंदर किया गया। चाइना के अंदर जब ये काम किया गया उस टाइम पर काफी सारा क्रिटिसिज्म हुआ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले टाइम में कि इंसान कैसे होंगे ये भी अगर आप लोग डिसाइड करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस चीज को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर यहां पर ये हो गया। ये यहां पर जो हरकतें देखने को मिली थी, ये चाइनीज एक रिसर्चर थे जिनका नाम था जियान की, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर CRISPR, याद रखिएगा इसका नाम, ये क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। तो ये एक तरीके से फुल फॉर्म है इसकी, तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्लस्टर्ड रेगुलेटेड इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है जिसको CRISPR के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तहत यहां पर ये फर्स्ट जीन एडिटिंग बेबी पैदा किया गया चाइना के अंदर, जिसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। इसमें क्या होता है, इसमें क्या काम क्या किया जाता है, तो जो एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो जीन्स होते हैं उनको प्रॉपर वे में लगाया जाता है ताकि यहां पर जो बेबी में ये फीचर आप लोगों को देखने को मिले। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जीन एडिटिंग के बारे में। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, आर्टिकल में जो बातें बताई गई हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहां पर क्या बात बोली जा रही है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ओनली वर्ड नहीं है, आप लोग इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन के नाम से भी जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारों में से अगर कोई भी वर्ड आप लोगों को देखने को मिलता है तो इसका मतलब एक ही है। जीनोम एडिटिंग भी इसको जब आप लोग बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करके जो एबिलिटी है जो डीएनए में चेंज करने की, तो उसको आप लोग जीनोम एडिटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये जेनेटिक जो मटेरियल होता है जिसके चलते आप लोग उल्टर कर सकते हैं उसकी लोकेशन को और एक तरीके से चेंज कर सकते हैं उसके अंदर की कैसा होना चाहिए यहां पर बेबी, वो सारी चीजें आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं हो रहा है, हमारी कंट्री में भी या फिर वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर इसको एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज किया जा रहा है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप लोगों ने देखा ना कई तरह की जीएम क्रॉप आती है, जीएम कॉटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जीएम ब्रिंजल का नाम आप लोगों ने सुना होगा,
यानी कि जो बैंगन भी आए थे मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर एक कीट पतंगा लगता है फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। यहां पर ऐसी कंडीशन की मान लीजिए कपास की जीएम क्रॉप आ गई, तो अगर कोई कीट पतंगा आकर उसको खा रहा है तो इनडायरेक्ट वे में उसको खाते ही वो मर जाएगा, यानी कि इस तरीके का चेंज उसके अंदर किया गया। पानी की कम जरूरत पड़ेगी, इसी के साथ में जो बेसिकली जो यूरिया वगैरह फिर जो भी आप लोग फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी कम जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर ऐसी क्रॉप बनाई जाती है जिसके चलते उसको इन सब चीजों से रेजिस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है अगर वैसे देखा जाए, पर लेकिन अगर इसको मिसयूज करने पे आ जाए तो इतना ही खतरनाक भी है। यहां पर CRISPR जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें जो यूज किया जाता है स्पेशल प्रोटीन जिसको आप लोग Cas9 के नाम से जानते हैं। तो Cas9 ये स्पेशल प्रोटीन है, ठीक है, जो कि फाइट करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया के साथ में या फिर वायरस के साथ में। तो CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी जो है ये एक तरीके से कट एंड पेस्ट वाली टेक्नोलॉजी है। कट एंड पेस्ट कैसे है, जैसे कि आप लोगों को मैं बोलूं कि आप लोगों को जैसे कंप्यूटर में एक फाइल आप लोगों को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में पहुंचानी है, तो यहां से इसको कट करेंगे आप लोग और दूसरी साइड में जाके इसको आप लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किया आप लोगों ने, इसको यहां से हटाकर वहां पर लगा दिया, ठीक है। या फिर आप लोगों को बोला जाए ये एक आप लोगों के सामने घर के सामने कोई खड़ंचा है, कोई रोड है, इसमें गड्ढा हो गया है, तो आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि यहां पर या तो वो ईंटें हटाकर वहां पर दूसरी ईंटें लगा देते हैं या फिर वहां पर तारकोल डालकर बजरपुर रोडी वगैरह डालकर उसको सड़क को कंप्लीट कर देते हैं। तो बेकार चीज को हटाकर सही चीज लगा दी, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा अगर कोई आप लोग की शर्ट वगैरह पैंट वगैरह में कहीं कोई होल हो गया, कोई छेद हो गया, फट गई है, तो उसमें कई बार एक टुक्के टाइप की ऐसे लगा दी है, चेपी आप लोग कुछ भी बोल लीजिए, उसको स्टिकर भी कई बार यूज कर ले जाते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में गलत जो खराब चीज आप लोगों को लग रही है उसको रिप्लेस कर आप लोगों ने इसको कंप्लीट बना दिया, अब उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कुछ इसी तरीके से चेंज की जाती है। जो गलत इंफॉर्मेशन है, यानी कि जैसे कैंसर सेल हो गई बॉडी में, एक बार कैंसर सेल होना डेवलप हो गई तो फिर वो दूसरी जो हेल्दी सेल्स हैं आप लोगों की बॉडी में उनको भी खराब करना स्टार्ट कर देती हैं। हार्ट डिसीज जो होती है, नॉर्मली कई तरह की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है, या फिर मेंटल इलनेस जो होती है, ह्यूमन जो इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV जिसकी नॉर्मली बोला जाता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस प्रिवेंशन ही है। तो इस तरीके से ये सारी बीमारियों का सॉल्यूशन जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग आने वाले टाइम में निकाल सकते हैं। तो इसीलिए एक टर्म यहां पर यूज किया गया इस स्लाइड में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ये लाइफ साइंस जो है इनटू ए न्यू एपोक, यानी कि एक तरीके से एक नई हाइट पर ले जाएगी लाइफ साइंस को, ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, अगर इसको ढंग से प्रॉपर वे में सही तरीके से यूटिलाइज किया जाता है तो कई सारी बातें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है इससे रिलेटेड। तो अब की बार का जो नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री में, ये इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहां पर दिया गया है। तो नोबेल प्राइज 2020 जो यहां पर दिया गया है, ये इमैनुअल कारपेंटर जो फ्रांस के हैं, इसी के साथ में यहां पर जेनिफर डोडना, ठीक है, तो ये यूएसए की हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये दोनों जो पर्सनैलिटी है वो वुमेन है, तो वुमेन इंपावरमेंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा नोबेल प्राइज में अब की बार, तो ये काफी अच्छा लगा। आखिर इनके द्वारा क्या किया गया भैया, ये तो यहां पर पहले था कि हाँ ये तो पहले से यूज किया जा रहा है, जी हाँ पहले से यूज किया जा रहा है। इन्होंने इसको और ज्यादा शार्प और ज्यादा एक्यूरेट बना दिया गया। अब यहां पर जो चीजें देखने को मिलेगी बिल्कुल आप लोगों को एक शार्प नहीं कहते, बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा ही यहां पर देखने को मिल जाएगा। पहले जो था वो इतना अपडेटेड नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज साइंस जो यहां पर फील्ड में दिया गया है, वो पूरी जो टीम है, यानी कि कोई भी यहां पर मेल नहीं है, यहां पर वुमेन ओनली टीम को दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये याद रखिएगा, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के लिए अब की बार दिया गया है और इसके ऊपर भी फ्यूचर में क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां पर हो सकते हैं। जो पूरी राम कहानी जो मैंने अब तक आप लोगों को सुनाई है, ये पूरी राम कहानी यहां पर समझाई गई है कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती कैसे है। मान लीजिए कोई जीन है, यहां पर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसको कट कर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर हेल्दी जीन उसके साथ में ऐड कर दिया जाता है, जिसके चलते वो बॉडी का फंक्शन ढंग से काम करने लगता है, ठीक है। तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर ये सारे टूल यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट जीन एडिटिंग ह्यूमन कहां पर बनाया गया था, चाइना के अंदर बनाया गया था। कैंसर जैसी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर के फील्ड में ये एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। एनिमल प्लांट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यहां पर इसको यूज किया जा सकता है। तो काफी हाई तरीके की आप लोग इसको चीजें बोल सकते हो अगर ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये इसके बारे में फ्यूचर में अगर क्वेश्चन बने तो याद रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, 2019 और 2020 के मिनिमम 2 साल के कम से कम आप लोगों को जो नोबेल प्राइज है वो तैयार करके जाना है। 3 साल के कर लीजिएगा तो और बेटर है, पर 2 साल के मिनिमम तैयार करके जाना है अगर नेक्स्ट जो भी आप लोग का एग्जाम हो उसके लिए, ठीक है। तो ये बात आप लोगों से शेयर करनी थी जो कि इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसके बारे में।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसके बारे में यहां पर बात करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। तो कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होती है, तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा जो बच्चे ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या फिर फिस्कल पॉलिसी, दो टर्म आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली डिसाइड करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है यहां पर उसका हेड कौन होगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड है, इनके हमारी कंट्री के जो गवर्नर होंगे आरबीआई के, वो इसके हेड होंगे। बिल्कुल सही सुना। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर स्टेटमेंट दे रखी थी कि इसके जो हेड होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया, अब अगर मैं गलत नहीं हूं जाकर देख लीजिएगा, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखिए तो कंफर्म है कि पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाता है डायरेक्ट। इसी के साथ में दूसरी साइड में आप लोगों को फिस्कल पॉलिसी देखने को मिलेगी। फिस्कल पॉलिसी यानी कि पूरी साल में जो भी आप लोगों का पॉलिसी रेट वगैरह, टैक्सेशन वगैरह रहने वाला है, कैसा खर्च होने वाला है, तो ये फिस्कल पॉलिसी की एक कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसमें इंटरेस्ट रेट या फिर क्रेडिट रेशो जो चेंज किए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रेपो रेट क्या हो गया भैया, रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, कौन डिसाइड करता है, तो यहां पर सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में ये कंट्रोल करता है। तो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करता है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, यूएसए का सेंट्रल बैंक कौन सा है, जो कई बार न्यूज में रहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, अगर बात करें यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर फिस्कल पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है यहां पर, ये आप लोगों को नजर आएगा कि यहां पर जो टैक्सेशन है या फिर जो स्पेंडिंग है, इनके कितना खर्चा करना है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। फिस्कल पॉलिसी के नाम पर आप लोगों से अब की बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसको आप लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी की जगह वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी यूज किया गया, तो FRBM जो वर्ड नहीं किया यूज किया गया था, जो कि एक क्वेश्चन में पूछा गया था। तो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और बजट को मैनेज करना है, फालतू की जगह बजट को खर्च नहीं करना है। तो ये भी क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये सारी चीजें दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिल जाए तो ये आगे डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा रहना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इनके महंगाई को कंट्रोल करना है, इसी के साथ में जो सोशल स्टेबिलिटी है वो रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें गोल रहते हैं बेसिकली जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे तभी चीजें जो है वो प्रॉपर वे में आगे बढ़ पाएगी। अगर बात करें यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, 2016 में हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। तो इसमें आप लोगों को टोटल मिलाकर 6 मेंबर देखने को मिलेंगे। 3 मेंबर आप लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 मेंबर आप लोगों को गवर्नमेंट की साइड से नॉमिनेट किए जाते हैं। तो जो यहां पर डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी के बेस पर लिया जाता है, और यहां पर जो मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लिया जाता है, तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो यहां पर कास्टिंग वोट अपने पास में रखते हैं। यानी कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो तब वोट डालेंगे अगर टाई होती है, यहां पर नजर आती है एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए कोरम, यानी कि अगर इसकी मीटिंग स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 4 मेंबर यहां पर होने चाहिए, उनके बिना मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो डिसीजन है यहां पर मेजोरिटी वोट के द्वारा लिया जाता है, आरबीआई के जो गवर्नर है, ठीक है, वो यहां पर वोट डालेंगे अगर टाई हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 4 मिनिमम मेंबर होंगे तभी यहां पर डिसाइड हो पाएगा, तो 4 तो कोरम इनके तभी यहां पर इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी। तो ये अभी रिसेंटली यहां पर न्यूज में किस लिए वो समझ लेते हैं। हमारी कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री में जो पॉलिसी प्रस्तुत की जाती है, जो थर्ड बाई मंथली पॉलिसी अभी आनी थी, थर्ड क्यों बोला जा रहा है इसको, अभी आप लोग समझिए। यहां पर जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में जो ईयर स्टार्ट होता है उसको अगर आप लोग देखिए, तो हमारी कंट्री में जो फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है एक तरीके से, तो 1 अप्रैल से आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि 31 मार्च तक हमारा ईयर जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो अप्रैल से लेके यहां पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, तो ये हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर, सॉरी एक मिनट, 3 महीने का होता है। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो टोटल मिलाकर एक साल में हमारी कंट्री में 4 ऐसी आप लोगों को पॉलिसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग यहां पर नजर आती है। नॉर्मली 4 पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेगी 3-3 महीने की कैटेगरी में, अगर इसको लेकर हम लोग चलते हैं तो। ठीक है, बाई चांस आप लोग अगर देखें यहां पर, अगर 2-2 महीने की कर दे तो 6 पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर जो है, तो थर्ड बाई मंथली पॉलिसी जो बात की गई यहां पर, ये हमारी कंट्री में, तो थर्ड बाई मंथली पॉलिसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये 1 अक्टूबर को यहां पर आने वाली थी, पर लेकिन आज के डेट में आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूं 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को यहां पर ये बाई मंथली पॉलिसी आप लोगों के सामने आ रही है। तो इसका मतलब है इसको आगे बढ़ाया गया, ये अब तक होनी चाहिए थी, जी हां बिल्कुल सही होनी चाहिए थी, पर लेकिन ये फिलहाल नहीं हुई। रीजन क्या था, इसमें कुछ पोस्ट खाली पड़ी हुई थी जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं भरी गई है। तो इसीलिए यहां पर जो बोला गया स्टार्टिंग में कि ये अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी थी, यानी कि ये जो अनसर्टेनिटी यहां पर देखने को मिली, यानी कि जो अनियमितता देखने को मिली, इसको अवॉइड किया जा सकता था,
यानी कि जैसे आप लोग घर से निकलते हैं तो कई बार आप लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, अपनी बाइक लेकर जाते हैं तो हेलमेट लेकर नहीं जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं तो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। तो ये एक तरीके से अगर कल को कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, खुदा ना खास्ता कल को एक्सीडेंट होता है कर कोई, तो आप लोग कई सारी चीजों को बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर सर पे हेलमेट होगा, सर पे चोट नहीं लगेगी, जो कि सबसे सेंसिटिव पार्ट नॉर्मली माना जाता है, तो इंसान की जान जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं वहां पर। अगर आप लोग हेलमेट लगा लेंगे तो एक तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान आप लोग रख पाएंगे। तो ये वही बात यहां पर बोली जा रही है कि ये वो चीजें थी जिनको अवॉइड किया जा सकता था, ठीक है, पर लेकिन कंडीशन क्या है, अवॉइड नहीं किया गया, तो फिर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पर जो मीटिंग है वो रिलीज करेगी, यहां पर एक तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है यहां पर वो शेड्यूल है, रिलीज करेगी सेंट्रल बैंक की इन अप्रैल में। अभी अगर बात करें यहां पर नए मेंबर इसमें ऐड किए गए जो कि पहले से अपॉइंट किए जाने चाहिए थे यहां पर। यानी कि अगर बात करें यहां पर, अगर आज के डेट में आप लोग देखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग एग्जाम से पहले कभी भी रिवीजन नहीं करते ना, जब एग्जाम आ गए सर पर तभी सारी चीजें रिवाइज करने स्टार्ट करते हैं, तो उसी के तरीके से काम किया गया। ये चीजें की जा सकती थी यहां पर पहले से स्टार्ट की जा सकती थी। आफ्टर 6 अक्टूबर यहां पर जो चीजें थी उसको स्टार्ट किया जा सकता था। अभी जब पॉलिसी प्रेजेंट की जा रही है, अभी यहां पर ऐसा काम क्यों किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको लेट निकालना पड़ रहा है। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है यहां पर फर्स्ट टाइम, जब यहां पर बाई मंथली पॉलिसी जो है वो जो रिव्यू है उसका वो काफी टाइम बाद में यहां पर आ रहा है, यानी कि एक तरीके से पोस्टपोन किया जा रहा है। इस तरीके से नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो नए जो मेंबर है यहां पर एकेडमिशियन है यहां पर, जिनका नाम है असीमा गोयल। नेक्स्ट यहां पर ये है यहां पर शशांक भिड़े, इसी के साथ में जयंत आर वर्मा। तो ये नए पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यहां पर डाले गए इसके अंदर में, ठीक है, तो इनके नाम आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो ये एक तरीके से चीजें ऐसी थी कि इनको पहले भी यहां पर लिया जा सकता था, तो इसको लेट किया गया, तो ये गलत तरीका है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्यूचर में आप लोगों से बन सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934, उसके हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमारी कंट्री में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो इंपावर करता है आरबीआई को कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी कंट्री में होनी चाहिए, ये फिर मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। तो इस एक्ट के थ्रू यहां पर ये पॉलिसी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी थी यहां पर जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रहा है कि आप लोगों को निगरानी करनी है, यहां पर कीपिंग विजिल, यानी कि एक तरीके से वो नहीं कहते विजिलेंस कमिश्नर, तो देखता है कि करप्शन कहां पर हो रहा है, उसके ऊपर एक तरीके से निगाह रखता है, नजर रखता है, ठीक है, ताकि करप्शन देखने को न मिले। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। हम लोग यहां पर बात करेंगे कैग के बारे में, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या क्या बातें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले आप लोग यहां पर देखिए थोड़ा सा इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में, ये आर्टिकल 148 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जब हमारा संविधान 1949 में ये कुछ संविधान इंप्लीमेंट किया गया था, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया हमारी कंट्री में, और प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, कैग जो है स्टार्टिंग से यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में अपनी जो रूल और रेगुलेशन है वो नहीं चला पाते हैं। 1958 में यहां पर इसके हाथ में पावर दी गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ऑडिट कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटी पावर एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1971। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारी कंट्री में कैग से रिलेटेड। पहले कैग जो था वो दोनों काम करता था, ये यहां पर दोनों काम करता था, अकाउंटिंग भी और ऑडिटिंग भी। अब यहां पर अकाउंटिंग जो है वो यहां पर कैग से हटा दी गई है, अब ओनली ऑडिटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कैग 1976 में जब इंदिरा गांधी जी थी हमारी कंट्री में, उस टाइम पर अकाउंटिंग जो थी वो हटा दी गई और दूसरी सर्विस बनाई गई। उस सर्विस का नाम आप लोग बताइए, कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने आप लोगों की पॉलिटी में कैग का जो लेक्चर लेता उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो वहां पर भी जाकर आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, शेयर कर दूंगा उसको टेलीग्राम पर भी, तो आप लोग देख लीजिएगा, या फिर कैग बाय वीर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तो वहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको समझ लीजिएगा, जो भी आप लोगों को देखिए कंफ्यूजन अगर रहता है ना, तो तुरंत जाकर उसको सर्च कर उसको कंफ्यूजन को रिवील कीजिए, अपना दूर कीजिए। अगर कंफ्यूजन कंटिन्यूअसली आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे तो फिर वो आप लोगों को काफी बुरे टाइम पर प्रॉब्लम पहुंचाएगा, तो इसलिए कंफ्यूजन को तुरंत आप लोगों को वहीं पर ही खत्म करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई कैग की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब कैग के बारे में कुछ ऐसी बातें करता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में, कैग में क्या कमियां खामियां हैं। अगर कैग के ऑफिस को इंपावर करने के लिए कुछ सजेशन आप लोगों से एग्जाम में मांगे जाएं, तो ये सजेशन आप लोग वहां पर राइट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं किसके साथ में इसको कंपेयर किया जा रहा है, तो हमारी कंट्री का जो कैग है उसको ब्रिटेन के कैग के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ओनली परफॉर्म करता है रोल ऑडिटिंग नोट कंट्रोलिंग, यानी कि नाम तो दे रखा है हम लोगों ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पर लेकिन ये ऑडिटर का काम करता है, कंट्रोलर का काम नहीं करता है। नाम में कंट्रोलर है पर लेकिन कंट्रोलर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया, अगर पैसा खर्च करना है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर लेगी, उसके बाद में क्या गाएगा, यानी कि बोला नहीं कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पैसे गलत तरीके से खर्च कर दिए तब क्या गाएगा, उसे चेक करने के लिए गलत पैसे खर्च किए हैं फिर सही पैसे खर्च किए गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर।
तो यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रियलिटी में ओनली ऑडिटर है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, जबकि ब्रिटेन में ये कंट्रोलर का काम करता है, यानी कि कंट्रोलर का भी काम करता है और ऑडिटर का भी काम करता है। ब्रिटेन में अगर पैसा खर्च करना है तो यहां पर हमारी कंट्री में कोई नहीं पूछेगा कैग से, पर लेकिन ब्रिटेन में कैग जो है वो पैसे यहां पर अप्रूव करेगा, उसके अप्रूवल के बिना यहां पर जो है आप लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते पब्लिक एक्सचेकर से, यानी कि पब्लिक जो फंड है उससे आप लोग पैसा नहीं निकाल सकते जब तक कैग जो है वो यहां पर इसको एक तरीके से सपोर्ट न कर दे और हामी न भर दे। इंडिया में जो कैग है, कैग इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट ब्रिटेन में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स आप लोगों को नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से जवाबदेही आप लोगों को देखने को मिलेगी पार्लियामेंट के अंदर भी, अगर कोई ऐसी दुर्घटना देखने को मिलती है तो और ज्यादा अकाउंटेबल हो जाता है यहाँ पर कैग का ऑफिस। तो कैग का जो ऑफिस है हमारी कंट्री में, इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि हम लोग बोलते तो हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से ले लिया है, पर लेकिन जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो कई सारी आज के डेट में भी हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी। कुछ और अच्छी चीजें बता देता हूं, चलिए लगे हाथ, जो कि आप लोग यहां पर इंपॉर्टेंट देखने को लग सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन बने, हो सकता है कहीं फायदा हो जाए। स्पीकर की जो पोस्ट है हमारी कंट्री में, नॉर्मली अगर आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो वहां पर देखने को मिलते हैं कि जैसे स्पीकर का इलेक्शन हुआ यहां पर, जैसे हमारी कंट्री में भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो जीत कर आई उसका स्पीकर होता है, तो वहां पर क्या करते हैं जैसे ही स्पीकर बनता है तो उसकी पोस्ट जो है, उसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पोस्ट है, मान लीजिए हमारी कंट्री में अगर इसको इंप्लीमेंट करें तो ये फिक्स कर दी जाती है, यानी कि नेक्स्ट जो टर्म आएगा उसके लिए इनको इलेक्शन नहीं लड़ना है, ये पोस्ट जो है इनके लिए रिजर्व कर दी गई है, इनको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंट रहेंगे, इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। पर हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का फेवर लेता रहता है हर टाइम स्पीकर, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं झुकाव आप लोगों को देखने को मिलता है स्पीकर का अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो ये यहां पर काफी बड़ी बात देखने को मिलती है, तो इसको चेंज किया जा सकता है इस तरीके से अगर आप लोग बोलिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है यहां पर, अगर आप लोग यूके के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर क्या देखने को मिलेगा, अपोजिशन पार्टी जो है ना वो शानदार तरीके से काम करती है। मान लीजिए जैसे हमारी कंट्री में आज के मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं, जैसे हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए, ठीक है, तो ये हो गए बीजेपी से, ठीक है, दूसरी साइड में कांग्रेस होगी, तो कांग्रेस में भी यहां पर इन्हीं के इक्विवेलेंट किसी को पोस्ट पर रख दिया गया, मान लीजिए राहुल गांधी को रख दिया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए, यहां पर राहुल गांधी जी हो गए, तो दोनों साइड में यहां पर दो पर्सनैलिटी होगी। हमारी अगर बात करें यहां पर, अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण है यहां पर, ठीक है, उधर मान लीजिए इन्होंने कपिल सिब्बल को फाइनेंस मिनिस्टर रख दिया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर यहां पर जो निशांक जी हैं यहां पर इन्होंने शशि थरूर को रख दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी इंसान यहां पर काम नहीं कर रहा है ढंग से, उसको चेक एंड बैलेंस देने के लिए इन्होंने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पर्सन पोस्ट कर दिया है कि यहां पर आप लोग देखिएगा कि ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है। तो अपोजिशन रियलिटी में एक अपोजिशन का काम करती है, एक रियल तरीके से जो प्रॉब्लम है वो सामने निकाल कर लेकर आती है, पर हमारी कंट्री में ऐसी देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ता हूं। आर्टिकल में बात की जा रही है कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में अभी रिसेंटली क्या किया गया है, कर्नाटका में जो हेल्थ सेक्टर है उसको चेक करने की बात की जा रही है। हेल्थ सेक्टर जो हमारी कंट्री में, उसमें करप्शन क्या हो रहा है, खासकर पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, उसको चेक करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते जो सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, कैग, उसको यहां पर बेसिकली कर्नाटका के द्वारा बोला गया है कि आप लोग यहां पर हमारे राज्य के अंदर में जो भी खर्चा किया गया है कोविड-19 के ऊपर, उसको देखिए कि ग्राउंड लेवल पर वो ढंग से खर्च किया गया है या फिर खर्च नहीं किया गया है। यानी कोविड-19 के लिए जो इक्विपमेंट वगैरह या फिर जो भी काम इनके द्वारा करने के लिए पैसा दिया गया था, तो यहां पर ये जो फंड निकल कर आया डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, तो उसको किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, तो जो यहां पर एंटिटी है उनके द्वारा, तो एक तरीके से बोला गया कि 2000 करोड़ के करीब खर्च करने के लिए दिया गया था। पर लेकिन जो इक्विपमेंट वगैरह परचेज किए गए, जैसे आप लोग बोल सकते हैं यहां पर जो किट होती है, यानी कि जो पीपी किट को आप लोग बोलते हैं, उसके बाद बात कर लीजिए सैनिटाइजर के बारे में, बात कर लीजिए वेंटिलेटर, मास्क वगैरह, ये दूसरे कोई इक्विपमेंट है, उनको इन्फीरियर क्वालिटी का खरीदा गया। पहले तो जितनी क्वालिटी का होना चाहिए था उतनी क्वालिटी का नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये उनकी क्वालिटी भी कम होते हुए प्राइस ज्यादा पे किया गया है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में फायदा पहुंचाने की कोशिश यहां पर की गई है, अपने आप को यहां पर इनडायरेक्ट वे में, यानी कि जनता का पैसा गलत तरीके से मिसयूज किया गया है। तो इसलिए यहां पर कर्नाटका लेजिस्लेटिव जो है उसकी पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा डायरेक्ट किया गया यहां पर कैग को कि आप इसको चेक कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिएगा कैग के हाथ में जो पावर होती है, तो वो पावर कैग के हाथ में होती है कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए यहां पर ये चेक कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर अभी जो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने कि कहीं ना कहीं डिजास्टर हमारी कंट्री में अगर कोई होता है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं सुनामी आती है, कोई और कंडीशन बनती है, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा डिजास्टर होता है, तो गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फंड आता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो उस फंड को कई बार ढंग से यूज नहीं किया जाता है। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग यहां से करप्शन को हटा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर लोग वैसे ही मर रहे होते हैं और आप लोग है कि अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। तो कर्नाटका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा भी यहां पर वोलेशन की बात की गई कि ह्यूमन राइट का वोलेशन किया गया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, यानी कि एक तरीके से जिनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था उनको भी ट्रीटमेंट यहां पर नहीं दिया गया। तो ये भी चीजें आप लोगों को यहां पर चेक करनी पड़ेगी।
तो इस तरीके से अगर उनको पता हो फ्यूचर में कोई ऐसा डर रहने वाला है, अगर कुछ ऐसा करोगे तो तुम फंस जाओगे, तो फिर यहां पर ये ऐसी हरकतें कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के चलते इंप्रूवमेंट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इफेक्टिव जो आप लोगों को चीजें डिलीवरी यहां पर देखने को मिलेगी, और रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में काफी सारी चीजें आप लोगों को अच्छी होती नजर आएंगी। तो कैग जो है यहां पर एक तरीके से ढंग से अगर यहां पर चेक करें कि किस तरीके से कोविड-19 रिलेटेड प्रोक्योरमेंट की गई है, यानी कि कैसे चीजें खरीदी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम किस तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है, इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल में कैसे काम चल रहा है। तो ये सारे ऑडिटिंग प्रोसीजर जो हैं अगर ढंग से फॉलो किया जाए तो डिलीवरी और अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ ड्रग जो है वो भी आप लोगों को ढंग की देखने को मिलेगी, उसमें भी कोई धांधलेबाजी नहीं नजर आएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, बेसिकली यही रहता है कि पब्लिक एंटिटी जो है आज के डेट में वो ढंग से काम करें, अकाउंटेबल रहें। देखिए आज के डेट में पता है क्या होता है, अगर कहीं किसी इंसान की डेथ चली जाती है ना, तो कई सारे जो आज के डेट में जो पुलिस स्टेशन है वो लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ में कि ये मेरे एरिया में आता है या फिर मेरे एरिया में आता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इंसान को नहीं देखने कि इंसान मर रहा है, वहां पर किसी की जान चली गई है, एरिया चेक करते हैं कि मेरे एरिया में आ रहा है कि सामने वाले के एरिया में आ रहा है। एरिया बाद में चेक कर लेना, पहले इंसान की अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा कुछ है, उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दो यार। तो ये गलत तरीका देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें यहां पर सुधरनी चाहिए, चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए और रूल और रेगुलेशन को भी फॉलो किया जाए, तो प्रोग्राम है तभी अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर सकते हैं और इफेक्टिवली इसी के। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली भी काफी अच्छी चीजें रहेंगी अगर ऐसे पैटर्न को फॉलो कर हम लोग चलते हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को ढंग से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये है इसके बारे में जो एक आर्टिकल था जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी थी। ओके, नेक्स्ट एक और आर्टिकल है, छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। यहां पर बात की जा रही है कि इंडिया जो स्टार्टअप है उनको ग्लोबल इंटरनेट जैसे कि गूगल वगैरह हो गया, उसका जो काम हमारी कंट्री में चल रहा है, क्या हम लोग उसको अपने हाथ में ले सकते हैं हमारी कंट्री के लिए? कम से कम मतलब क्या है, हमारी कंट्री में अगर कोई भी ऐप आप लोगों को डाउनलोड करने हैं, अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करते हैं, और अगर आईफोन यूज करते हैं तो एप्पल जो iOS है उससे आप लोग यूज करते हैं, iOS स्टोर जो एप्पल का। तो ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये फॉरेन की कंट्री है, हमारी कंट्री में ऐसी कोई भी व्यवस्था अवेलेबल नहीं है कि हमारी खुद की कंट्री की चीजें हो। आखिर ये न्यूज में क्या है, न्यूज में इसलिए हमारी कंट्री में जो ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है पेटीएम, काफी बड़ी कंपनी है, उसके द्वारा अनाउंस किया गया कि मिनी ऐप स्टोर वो लॉन्च करेंगे अपने पेटीएम ऐप के अंदर ही। मतलब क्या है, मतलब ये कि जो इंडियन डेवलपर अगर कोई ऐप बनाता है तो उसको ऐप को डाउनलोड करने के लिए पेटीएम स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लिया करेंगे, उसके लिए गूगल प्ले स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए रिसेंटली अभी एप्पल के नहीं, पेटीएम को यहां पर गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, बोला गया था कि वॉयलेशन किया गया पॉलिसी का। हालांकि उसको कुछ टाइम के बाद ही उसको फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया, पर लेकिन ये काफी बड़ा झटका था यहां पर, एक तरीके से इतनी बड़ी कंपनी की कंट्री की कंपनी जो है उसको एब्रप्टली ऐसे ही यहां पर हटा दिया गया। तो यहां पर गूगल के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए यहां पर पेटीएम के द्वारा, दूसरी कंपनी के द्वारा भी, कि गूगल जो है यहां पर क्या करते हैं, वो एक तरीके से ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं जिसके चलते एक तो एब्रप्ट रहती हैं वो, ठीक है, इसी के चलते यहां पर टारगेट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को, यानी कि जो उसका कॉम्पिटिटर उसको लगता है ना मार्केट में, तो उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। यहां पर ऐसी बातें यहां पर बोली जाती है। तो प्ले स्टोर से जो आज के दिन में आप लोग एंड्रॉइड ऐप यूज करते हैं, तो 90% जो स्मार्टफोन है हमारी कंट्री में वो यहां पर एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर यहां पर यूज करते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें, अभी रिसेंटली ये एक और रीजन की वजह से न्यूज में गूगल के द्वारा ये बोला गया कि आज की डेट में अगर कोई भी पेमेंट आप लोग करते हैं उस ऐप से, जो डिजिटल प्ले स्टोर यानी कि एप्पल के, फिर एप्पल याद आ रहा है हो क्या गया है कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं। मतलब एंड्रॉयड फोन के लिए जब आप लोग जाकर डाउनलोड करते हैं यहां पर एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर होता है उससे, तो उसमें अगर कल को कोई ऐसा ऐप है जैसे कि पेटीएम और उससे आप लोग पेमेंट करते हैं तो 30% कमीशन जो है वो यहां पर आप लोगों को गूगल को देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड करते हैं जहां पर आप लोग पेमेंट करते हैं तो उसके लिए कमीशन देना पड़ेगा गूगल को। तो इसके चलते कई सारे जो लोग थे उनको गुस्सा आया, क्योंकि यार इस तरीके से कमीशन दिया नहीं जा रहा है, आप लोग अब कमीशन लोगे, इसको एडवर्टीजमेंट आप लोग ऑलरेडी दिखाते हो, तो इसका मतलब कमीशन भी अब ये क्या चल रहा है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हालांकि बोला गया नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। तो कई सारी इंडियन स्टार्टअप भी और इसी के साथ में खुद जो यूएसए की कंपनी के अंदर है, कंट्री के अंदर है, उनके द्वारा भी यहां पर कई सारी बातें बोली गई, कई सारी लड़ाई चलती रहती है एप्पल वालों के लिए और जो गेम डेवलपर है उनके बीच में भी। एक तरीके से एंटी ट्रस्ट लॉ सूट की बात की जा रही है गूगल के खिलाफ, कि एक तरीके से ट्रस्ट के खिलाफ जाकर काम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल जो है वो नियरली 100% डोमिनेंस है अगर हमारी कंट्री में आप लोग बात करते हैं तो अगर कल को कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती है गूगल के साथ में, तो हमारी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो कंप्लीटली हिल जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग कुछ इसका अल्टरनेटिव लेकर चलें, यानी कि जो मोनोपोली क्रिएट हो गई है, मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही कंपनी है, कल को जियो बस मार्केट में रह जाए,
एयरटेल, आइडिया वाइडिया सब मार्केट से निकल जाए, बीएसएनएल, हालांकि बीएसएनएल तो वैसे भी नहीं टिकता है सामने, पर फिर भी देखिए गवर्नमेंट अगर चाहे तो बीएसएनएल को टॉप कंपनी बना सकती है, पर लेकिन नहीं चाहती है, इसलिए यहां पर जो टॉप कंपनी कोई और नजर आती है, तो मोनोपोली जो है बेसिकली यहां पर वो क्रिएट हो जाती है कई बार। तो यहां पर बोला जाता है कई बार कि बिगर द बेटर, यानी कि जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। बैंक के बारे में बोला जाता है कि जितना बड़ा बैंक होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, पर लेकिन रियलिटी में अगर वो अपनी डोमिनेंस पे आ जाए तो क्या पता वो आप लोग को रुला भी दे। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी कोई ऑल्टरनेटिव यहां पर रखिए। और हमारी कंट्री तो यार वैसे भी इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ऊपर मानी जाती है। गूगल के जो सीईओ हैं आज के डेट में वो हमारी ही कंट्री के मूल के प्राणी हैं। तो इस तरीके से हमारी ही कंट्री पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं इस फील्ड में, और हमारी ही कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनको हम लोग को सुधारना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो यहां पर देखा जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी रही होगी। दूसरा आर्टिकल हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के बारे में जाना। तीसरा आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कैग, और कैग की जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी हम लोगों को जानने को मिली। और नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर ये जाना। तो ये थे टोटल आज के हमारे आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए चलिए अब, ठीक है। जो कल मैं बेस्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने, ये अब की बार यूपीएससी में पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। जिम यहाँ पर बात की जा रही है जिम्बेंजी रिवर के बारे में। बोला जा रहा है कि 4th लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि विक्टोरिया फॉल्स, जो कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, ये इसी रिवर के ऊपर है साउथ अफ्रीका के अंदर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनमें बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। फिर से बोलता हूं कि वीडियो को रोक कर पॉज कर क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से आंसर दिया कीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या है यहां पर? इसका आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। पर अफ्रीका के अंदर इसका मतलब ये नहीं कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अफ्रीका में भी कई सारे बच्चे जो नया नया पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कंफ्यूजन रहते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा, और साउथ अफ्रीका यहां पर एक कंट्री है। अपनी प्यारी कंट्री के साथ में कंपेयर कर उसको देख लिया कीजिए कहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर हो गया इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से ये सेकंड गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि अफ्रीका साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं है, यहां पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहां पर ये विक्टोरिया फॉल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं एग्जाम में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहां पर इसको आप लोग वैसे भी देख सकते हैं कि ये जो रिवर है कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बेसिकली आप लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये जो रिवर है यहां पर आप लोग देखते हैं, ये यहां पर इसका लेक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी कंट्री है जिनसे होते हुए यहां पर ये जाती है, बाद में जाकर इंडियन ओशन में यहां पर ये गिर जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर मोजाम्बिक भी आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक लेक है यहां पर, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, लेक का नाम है कैरिबा लेक, ठीक है। तो कैरिबा लेक जो है यहां पर, मैं आप लोगों से रिवर के बारे में नहीं बोला था, रिवर कहां से जाती है, बेसिकली मैं आप लोगों से विक्टोरिया फॉल के बारे में बोल रहा था, ठीक है। तो ये यहां पर जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। और रिवर के बारे में अगर पूछे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो गया, अंगोला हो गया, यहां पर ये हो गया क्या, ये हो गया जाम्बिया, ठीक है। ये हो गया यहां पर जिम्बाब्वे। कुछ बेसिन एरिया आप लोग यहां पर इसमें यहां पर बोट्सवाना में देखने को मिलेगा। नामीबिया भी यहां पर आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर थोड़ा सा बेसिन एरिया बोले तो मालावी में भी जा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिम्बाब्वे, और मोजाम्बिक से होती है इंडियन ओशन में जाकर गिर जाती है। तो ये एक पूरा रिवर भी मैंने आप लोगों को हल्का सा आइडिया दिया है यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो लास्ट में जाते हुए एक इंटरेस्टिंग बात, कल यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग जो चीज थी ये ट्विटर पर वायरल हो गई, और यहां पर ये फर्स्ट वन, मतलब यानी कि ट्विटर पर 1 पर ट्रेंडिंग कर रही थी, बाबा का ढाबा। तो ये जो बाबा जी का ढाबा है मालवीय नगर में है, दिल्ली के अंदर में। तो ये पर्टिकुलर पर्सन आप लोग पनीर देखिए कितना शानदार बना रखा है, और यहाँ पर पूरे दिन में इनको 60 रुपए का मुश्किल से बेच पाते हैं। तो जो भी खर्चा भी इनका नहीं निकल पाता है, तो ये रोने लगे। तो ये वायरल हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है ये वायरल हो गई ये वीडियो तो आप लोग बस एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को जाकर आप लोग इनके यहाँ पर खाना खाइए। देखिए आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे अभी देखिए दीपावली आ रही है, तो कोशिश कीजिए कि फालतू की चीजें न खरीदकर मिट्टी के जो बेसिकली दिए होते हैं वो खरीदिए। बहुत सारे लोगों के घर में उससे दिवाली बनेगी। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी अगर चीज होती है उसको ज्यादा अवेयरनेस के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको आगे लोगों तक आप लोग पहुंचा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा लगता है जब आप लोग देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने बोला सर ट्विटर यूज करना नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है बेसिकली, जैसे आप लोग ट्विटर पर जाते हैं तो ट्विटर पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली एक तो होता है यहाँ पर कमेंट आप लोग करना है, यानी कि ट्वीट आप लोग करना है। तो यहाँ पर मतलब अगर किसी के नीचे जाकर कमेंट करना है तो यहाँ पर जाकर आप लोग कीजिए। रीट्वीट का मतलब होता है कि आप लोग इसको ऐसे नहीं कहते फेसबुक पर शेयर करना कहते हैं, जैसे यहाँ पर इसको रीट्वीट बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से जैसे लाइक नहीं होता है तो ये हार्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर लाइक का होता है। तो ये सारे ऑप्शन इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, मैं भी मतलब प्रॉपर ट्विटर के बारे में नहीं जानता हूँ। जैसे कि नॉर्मली आप लोग देखिएगा
मैं कभी कभी मतलब मुझे आइडिया नहीं है, ट्विटर को मैं अभी यूज करना स्टार्ट किया हूं, हालांकि अकाउंट काफी लंबे समय से था, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी ट्विटर के बारे में नहीं पता है। एक मोटा मोटा आइडिया लग गया है। ज्वाइन करने का बेसिक पर्पज यही था, जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी जो इन्फ्लुएंस करने वाली जितने भी एक तरीके से पर्सनैलिटी है, उनके बारे में सुनता रहता था न्यूज़पेपर में, यार उसने ये ट्वीट कर दिया, उसने ये ट्वीट कर दिया। तो मैंने कहा कम से कम पता होना चाहिए कि ट्विटर है क्या, चल क्या रहा है इसके ऊपर। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको ज्वाइन किया गया, और कई सारी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है तुरंत आप लोग यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। ट्रेंडिंग यहां पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, और अगर कुछ भी ऐसा वगैरह लगता है कुछ सही है तो उसको रीट्वीट आप लोग कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीजें पहुंचाई जा सके जिसको भी आप लोग फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर। मैं नहीं कह रहा मेरे ही रीट्वीट आप लोग करने हैं, अगर नहीं लगता है रीट्वीट करने लायक तो तुरंत रीट्वीट उसको मत कीजिए। चीजों को समझने के बाद में आप लोगों को चीजों को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि किसी को भी फॉलो करना है अंधभक्त बनकर नहीं, एक समझदार इंसान बनकर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा बोलता हूं मैं। बाकी आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी पीडीएफ इकट्ठे मिल जाएगी। और मेरे साथ ट्विटर पर कहीं पर भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर कनेक्ट होना है तो वीर तालियान लिखकर सर्च कर लीजिए, तो आप लोगों को वीर तालियान जो भी प्रोफाइल यहां पर देखने को मिलेगी, तो वो आप लोग जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। और वैसे अगर जेन्युइन पेज पर आप लोगों को जाना है तो हमेशा मेरी जो वीडियो रहती है उनके नीचे से आप लोग जाइए, क्योंकि मेरे नाम से भी कई सारे फेक पेज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय इसको किया होगा। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर एंजॉय किया है तो फीडबैक देकर जरूर जाइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर। अगर एंजॉय नहीं किया है तो उसके लिए फीडबैक देना, डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।